इस कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट अफ्रीका के छोटे कंट्री सेनेगल से। यहाँ पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सीडो है। वो अपने कजन मूसा के साथ डकार शहर में रहता है। दरअसल ये दोनों बहुत ही गरीब होते हैं। ये हर रोज मजदूरी करते हैं ताकि कुछ पैसे कमा सकें। इन दोनों का एक ही गोल होता है कि वो सारा दिन मेहनत करें और वो पैसे कमाएं ताकि वो एक दिन यूरोप में जाकर बहुत ही अच्छे सिंगर बने। अब इसके बाद ये दोनों 6 महीने लगातार मेहनत करते हैं। एक दिन सीडो अपने माँ को कहता है कि मैं यूरोप जाना चाहता हूँ, जिस बात को सुनकर सीडो की माँ उस पर भड़क जाती है। दरअसल इस गांव से पहले भी लोग यूरोप के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में उस सब के सब मारे गए। अगली सुबह सीडो की माँ मूसा पर बहुत ही गुस्सा करती है क्योंकि उसे लगता है कि मूसा ने सीडो को यूरोप जाने के लिए बोला है। सीडो ये सब बातें छुपकर सुन रहा था। तभी वो अपने माँ के पास आता है और उन्हें शांत करवाता है। वो अपने माँ को ये भी कहता है कि कल रात मैंने आपसे मजाक किया, हम में से कोई भी यूरोप नहीं जाएगा। सीडो और मूसा लगातार अपना काम करते हैं और जब वो अपना काम खत्म करके रात को लौटते थे तो वो अपना सॉन्ग लिखते थे। अब इन्हें यहाँ पर 6 महीने काम करते हुए हो चुके हैं और अब इनके पास इतना पैसा आ गया है जिससे वो यूरोप जा सकते हैं। जिसके बाद वो एक आदमी के पास आते हैं जिसका नाम जेस्को होता है। वो दोनों जेस्को से एडवाइस मांगते हैं कि क्या हमें यूरोप जाना चाहिए, लेकिन जेस्को उन्हें कहता है कि तुम्हें यूरोप नहीं जाना चाहिए और यूरोप की जो जिंदगी हमें टीवी पर दिखाई जाती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर भी लोग सड़कों पे रह रहे हैं और वहाँ पर भी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और यूरोप इतना सुंदर नहीं है जो हमें टीवी पे दिखाया जाता है। अब जिसको से मिलने के बाद सीडो डिसाइड करता है कि वो यूरोप नहीं जाएगा, लेकिन मूसा जिद करता है। वो कहता है कि पिछले 6 महीने से हमने मेहनत की है। मूसा सीडो को कन्विंस कर देता है। जिसके बाद ये दोनों एक शमन के पास आते हैं। दरअसल शमन एक किस्म का पंडित होता है। ये दोनों उनसे पूछते हैं कि क्या हम यूरोप जा सकते हैं, तो शमन उन्हें कहता है कि तुम बिल्कुल जा सकते हो और ये दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। अगली सुबह सीडो अपनी माँ को बिना बताए यूरोप के लिए निकल जाता है। बीच रास्ते में ये गाने गा रहे थे जो कि इन्होंने खुद लिखे थे और जब वो माली नाम की जगह पर पहुंचते हैं तो वो वहाँ पर $100 देकर अपने पासवर्ड बना देते हैं, जहाँ पर वो आदमी उन्हें कहता है कि कोई भी तुमसे पासवर्ड मांगे तो तुम उन्हें चुपचाप दिखा देना और अब तुम दोनों मालिन बन चुके हो और अब तुम्हारा वेस्ट अफ्रीका से कोई भी ताल्लुक नहीं है। वो वहाँ पर उन दोनों का पासवर्ड में नेम भी चेंज कर देता है और जब वो मालियन के बॉर्डर पर पहुंचते हैं, इसके बाद वो जैसे ही नाइजीरिया में एंटर होते हैं तो वहाँ के गार्ड्स उन दोनों का पासवर्ड चेक करते हैं और इनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं। मूसा वहाँ पर जरूरत से ज्यादा बोल लेता है, जिस बात पर उस गार्ड को शक होता है कि ये यहाँ का नहीं है। वो गार्ड ने धमकी देता है कि तुमने अभी के भी $50 नहीं दिए तो मैं तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगा। इसके बाद वो दोनों $50 उस गार्ड को दे देते हैं। फिर ये दोनों नाइजीरिया कंट्री में एंटर हो जाते हैं। तो वहाँ पर उन दोनों को एक यूवी नाम का आदमी दिखाई देता है। वो उन्हें वहाँ पर एक कार्ड देता है जिसमें ये लिखा होता है कि वो नाइजीरिया से इटली में कैसे पहुँचेंगे। ये सब सुनकर सीडो और मूसा बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर इस आदमी को $1200 देने होंगे। ये दोनों उस यूवी नाम के आदमी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देते हैं। जिसके बाद वो आदमी उन्हें एक शेल्टर में लेकर जाता है। वो उन्हें कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ और पैसेंजर को लेकर आता हूँ, तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करना। रात को उन सबको एक आदमी बोलता है कि जिस रेगिस्तान में हम जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उस रेगिस्तान में बहुत ही लुटेरे हैं जो हमें लूटने की कोशिश करेंगे और उनसे बचने के लिए हमें एक थैली में पैसे रख कर अपने पेट में डाल देने चाहिए ताकि वो लुटेरे इन पैसों को ढूंढ नहीं पाए। ये बात सुनकर सीडो और मूसा हंसने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर बाकी सब लोग बहुत ही सीरियस होते हैं क्योंकि वो सब जानते हैं कि वहाँ के लुटेरे बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब अगली सुबह ये सब जाने के लिए तैयार हो रहे थे और वो सब पूरा दिन सफर करते हैं और वो नाइजीरिया के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह ये अपना ट्रेवल फिर से स्टार्ट कर देते हैं और जिस गाड़ी में सीडो होता है वो बाकी गाड़ियों से अलग हो जाती है और वो उस रास्ते से जाती है जहाँ से गाड़ी चलना बहुत ही मुश्किल है। तभी वहाँ पर उस गाड़ी में से एक आदमी गिर जाता है, लेकिन वो लोग उस आदमी के लिए नहीं रुके, वो लगातार आगे बढ़ते हैं। सीडो वहाँ पर बहुत ही डर जाता है और वो गाड़ी में कसकर पकड़ता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो गाड़ी से नीचे गिरा तो ये लोग उनके लिए नहीं रुकेंगे। अब इसके बाद वो गाड़ी रेगिस्तान में रुकती है जहाँ पर ड्राइवर सबको कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से पैदल चलना होगा। ये सब सुनकर उन सभी को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी वहाँ से चले जाते हैं। अब सीडो थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लाशें पड़ी हुई थी और वो भी कभी इनकी तरह यहाँ पर निकले थे और वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे। अब इन दोनों को सफर करते हुए 2 दिन हो चुके हैं और वहाँ पर एक औरत होती है जिनसे चला नहीं जाता और वो औरत वहीं पर ही गिर जाती है, लेकिन इस बात का किसी पर
भी अफेक्ट नहीं हुआ, वो सब वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सीडो को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो उस औरत के पास आता है और उसका बचा हुआ पानी वो उस औरत को देता है और उस पास से मूसा उस पर बहुत ही गुस्सा करता है। वो कहता है कि हम बहुत ही पीछे रह चुके हैं, क्योंकि अगर हमारा ग्रुप आगे चला गया तो हम इस रेगिस्तान में भटक जाएंगे और हमारी मौत होने से हमें कोई भी नहीं बचा सकता। अब इन सबको यहाँ पर चलते चलते रात हो जाती है और यहाँ पर वो लुटेरे इनकी तरफ पहुँच जाते हैं। इसके बाद लुटेरे जिनसे भी पैसे नहीं निकलते उसको एक नशा बुलाते हैं, क्योंकि वो लुटेरे जानते हैं कि लोग अपने पैसे पेट में छुपाते हैं और अब वो नशा पीने के बाद वो पैसे भी उन्हें मिल जाते हैं जो लोग अपने पेट में छुपाते हैं। अब यहाँ पर ये लुटेरे इन सबको अलग अलग कर देते हैं। इनमें से 2 ग्रुप हो जाते हैं और सीडियो मूसा से अलग हो जाता है, जिस बात से सीडियो को बहुत ही दुख होता है। अगली सुबह सीडियो और उसके साथ जो आदमी होते हैं उन्हें ये लगता है कि उसको लुटेरों ने छोड़ दिया है, लेकिन बीच रास्ते में वो लुटेरे पहुंच जाते हैं जो इन सभी को पकड़ते और एक जेल में लेकर आते हैं, जहाँ पर वो सब गुलामों की तरह भेजे जाएंगे। अब जेल में पहुंचने के बाद वहाँ पर एक नूनन नाम का आदमी सबको बोलता है कि तुम ना पुलिस के हाथों में हो ना ही आर्मी के हाथों में हो, बल्कि हम लुटेरे हैं और तुम हमारे हाथ में हो, और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो हम जो भी बोलेंगे वो सब तुम्हें करना होगा, और अगर तुमने इन लुटेरों की बात नहीं मानी तो ये तुम्हें मार देंगे। अब ये सब बातें बताने के बाद नूनन उन्हें एक कमरे में लेकर आता है, जहाँ पर वो सब आदमी उन लोगों को टॉर्चर करते हैं। नूनन उन्हें कहता है कि तुम सबके सब अपनी फैमिली के नंबर्स दो और हम तुम्हारी फैमिली से पैसे मांगे। अब यहाँ पर जो लोग भी नंबर देते हैं नूनन उन्हें छोड़ देता है, लेकिन जो भी आदमी नंबर नहीं देता वो उन सबको जेल में रखता है और उनमें सीडियो भी शामिल होता है, जो सीडियो को बहुत ही टॉर्चर करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सीडियो की हालत बहुत ही खराब है, उसके फेस पर काफी ज्यादा चोटें हैं। उस जेल में एक आदमी होता है जिसका नाम मार्टिन होता है और सीडियो को पानी पिलाता है। फिर अगले सुबह उन सबको एक लाइन में खड़ा किया जाता है, जहाँ पर एक आदमी सीडियो को $500 में खरीद कर देता है। तभी मार्टिन भी कहता है कि ये अकेला काम नहीं करेगा, इनके साथ मुझे भी तुम खरीद करो। इसके बाद वो आदमी भी मान जाता है और वो मार्टिन को भी अपने साथ लेता है। इसके बाद वो आदमी उन्हें उस लोकेशन पर लेकर आता है जहाँ पर पूरी तरह से रेगिस्तान होता है। वो आदमी उन्हें कहता है कि तुम मेरे बॉस के घर के चारों तरफ एक दीवार बनाओगे। अब ये दोनों यहाँ पर खाना खाकर अपने काम पर लग जाते हैं। हालांकि सीडियो को एक बिल्डर की तरह काम करना नहीं आता, लेकिन मार्टिन उन्हें धीरे धीरे सिखा देता है। अब शाम को काम खत्म होने के बाद मार्टिन सीडियो को कहता है कि क्या तुम्हारे फादर को पता है कि तुम कहाँ पर हो? सीडियो ने कहता है कि मेरा फादर मेरे बचपन में ही गुजर चुका है और उसके घर पे मेरी माँ है, जिसको नहीं पता कि मैं अपने कजन के साथ यूरोप के लिए निकल चुका हूँ। मार्टिन उससे अपने कजन के बारे में पूछता है तो सीडियो ने बताता है कि उसे रास्ते में ही वो लुटेरे ले गए और अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। ये बात सुनने के बाद मार्टिन बुरी तरह से अपसेट हो जाता है, लेकिन सीडियो को अब भी यकीन होता है कि वो एक दिन जरूर मूसा से मिलेगा। और एक दिन जब ये काम कर रहे होते हैं तो उनके पास एक आदमी आता है। वो उन्हें कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और तुम्हें यहाँ पर एक और भी फाउंटेन होम बनाना है, जैसा कि तुम इस पिक्चर में देख सकते हो। मार्टिन उन्हें कहता है कि मैं इससे भी अच्छा फाउंटेन होम बना सकता हूँ। वो आदमी उन्हें कहता है कि अगर तुमने इससे भी अच्छा फाउंटेन बनाया तो मेरा बॉस बहुत ही खुश हो जाएगा और तुम्हें उन लुटेरों से भी आजाद करवा देगा। ये बात सुनने के बाद वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास एक उम्मीद है कि यहाँ से वो जरूर निकलेंगे। इसके बाद वो दोनों फाउंटेन के काम में लग जाते हैं और वो बहुत ही मेहनत करके एक अच्छा फाउंटेन बनाने की कोशिश करते हैं। अब कुछ दिनों के बाद मार्टिन और सीडियो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फाउंटेन बना देते हैं, जिसके बाद उस आदमी का बॉस आता है। उस आदमी का बॉस वहाँ पर आता है, वो उस फाउंटेन को देखता है तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है और साथ में उस बॉस के साथ उसकी वाइफ भी होती है, जिन्हें ये फाउंटेन बहुत ही अच्छा लगता है। और वो बॉस इन दोनों का काम देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और वो उन दोनों को उस लुटेरों से आजाद करवा देता है और साथ में उन्हें यूरोप जाने के लिए पैसे भी देता है, जिस बात को सुनकर सीडियो और मार्टिन बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद वो यहाँ से निकल जाते हैं और वो एक सिटी में आते हैं, जहाँ पर सीडियो मूसा को ढूंढने लगता है, लेकिन मूसा उन्हें वहाँ पर नहीं मिलता। मार्टिन उन्हें कहता है कि तुम मेरे साथ भी यूरोप चल सकते हो। इसके बाद मार्टिन उन्हें कहता है कि मैं इटली की तरफ जा रहा हूँ और जब तुम्हें मूसा मिल जाए तो तुम भी वहाँ आ जाना। अब अलग होने के बाद सीडियो मार्टिन को हक कर लेता है और उन्हें थैंक्स कहता है, जिसके बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ पर सीडियो मूसा को बहुत ही ढूंढता है, लेकिन मूसा का यहाँ पर कुछ भी पता नहीं होता। तभी वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि स्नेगुल से कुछ वर्कर यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं और शायद तुम्हें वो आदमी भी मिल जाए जिन्हें तुम यहाँ पर ढूंढ रहे हो। इसके बाद सीडियो भागता और उन वर्कर के पास आता है, जहाँ पर उन्हें मूसा मिल
मिल जाता है। मूसा सीडियो को देखने के बाद उसके गले लग जाता है और उससे कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। सीडियो उन्हें कहता है कि क्यों। मूसा उन्हें कहता है कि मैं जब वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो एक आदमी ने मेरे पैर पे गोली मार दी और अब मैं नहीं चल सकता। जिस बात को देखकर सीडियो बहुत ही अपसेट हो जाता है और मूसा उन्हें कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। सीडियो मूसा को कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। जिसके बाद सीडियो मूसा को एक आदमी के पास लेकर आता है। वो आदमी मूसा को देखने के बाद सीडियो को दवाई लेने के लिए एक समीर नाम के आदमी के पास भेजता है। दरअसल समीर एक बार्बर होता है जो कि यहाँ पर इलीगली दवाएं बेचता है और यहाँ पर काले लोगों को दवाई देना इलीगल है। अब सीडियो जल्दी समीर के पास पहुँचता है जहाँ पर समीर जल्दी से उन्हें दवाई दे देता है। इसके बाद सीडियो दवाई ले आता है और रात को लोय उन्हें कहता है कि हमें मूसा को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा और मूसा को सर्जरी की जरूरत है। यहाँ पर काले लोगों को हॉस्पिटल में नहीं इंटर होने देते और तुम ही बताओ कि अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। वो सीडियो को कहता है कि हमें किसी भी हालत में मूसा को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अगली सुबह सीडियो एक मेटन नाम के आदमी के पास आता है और उसने जो अपने यूरोप जाने के लिए पैसे रखे थे वो उस आदमी को देता है, लेकिन वो आदमी उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि इस पैसों में से एक आदमी भी यूरोप नहीं जा पाएगा। ये बात सुनकर सीडियो बहुत ही अपसेट हो जाता है और वो आदमी सीडियो को उदास देखने के बाद कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक रास्ता है, अगर तुम चाहो तो तुम एक शिप में बैठकर कैप्टन के थ्रू तुम वहाँ पर जा सकते हो। इसके बाद सीडियो भी मान जाता है। वो मूसा के पास आता है। वो उन्हें कहता है कि हम इटली जा रहे हैं। तो मूसा उन्हें कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तब सीडियो उन्हें कहता है कि मैं शिप चलाकर यहाँ से जाऊंगा। अगली सुबह वो आदमी सीडियो को शिप चलाना सिखाता है जहाँ पर वो आदमी सीडियो को समझाता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें इस कंपास को 0 पर ही रखना है और तुम चलते चलते इटली पहुँच जाओगे और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे फोन करना। अब सीडियो रात को सोचता है कि उसके साथ बहुत लोग जाएंगे और उन सभी लोग की जिंदगी की जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो अगली सुबह उस आदमी के पास आता है। वो उन्हें कहता है कि मैं शिप का कैप्टन बनकर यहाँ से नहीं जाऊंगा और इतने लोगों की जिंदगी मैं खतरे में नहीं डाल सकता। जिस बात से उस आदमी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो आदमी उन्हें शिप से बाहर निकाल देता है। अब सीडियो के पास यूरोप जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद वो आखिरकार उस आदमी की बात मान लेता है और वो अगली रात शिप का कैप्टन बनकर वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह सीडियो देखता है कि उसके शिप में एक प्रेग्नेंट औरत है और उसकी मिस ब्लीडिंग हो रही है, जिस बात से सीडियो बहुत ही घबरा जाता है और वो पास ही के एक ऑफिस को कॉल लगाता है। उन्हें बताता है कि हम इटली के लिए निकले थे। वो ऑफिसर कहते हैं कि हम जल्द से जल्द तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे, जिस बात से सीडियो को बहुत ही राहत मिलती है और रात तक कोई भी मदद नहीं आती। जिसके बाद सीडियो हिम्मत हार जाता है और वो शिप को आगे लेकर जाता है। इसके बाद वो कुछ दिन सफर करते हैं और आखिरकार वो अपनी मंजिल इटली तक पहुंच चुके हैं। अब कुछ देर के बाद इनके पास एक हेलीकॉप्टर आता है और वो हेलीकॉप्टर के आदमी इनकी मदद करना चाहते हैं और सीडियो ने चिल्लाकर कहता है कि मैं इस शिप का कैप्टन हूँ और अब हम इटली पहुंच चुके हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। आई होप कि ऑडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऑडियो को लाइक कर देना।